कहानी की शुरुआत एक ऐसी भयानक गलती से होती है जो कुछ लोगों को सीधा उनकी मौत तक ले जाने वाली थी। उन्हें लगा कि सामने वाला बस एक बेबस और मामूली बूढ़ा किसान था। यही सोचकर वो लोग चुपके से उसकी जमीन पर घुस आए और बेरहमी से उसके मासूम कुत्ते को मार डाला। पर उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को कमजोर समझकर उन्होंने उसका मजाक उड़ाया वो असल में एक बेहद खतरनाक एक्स मरीन स्नाइपर रह चुका था और अब उसने अपनी बंदूक उठा ली थी और अपने शिकार पर मौत का निशाना बांध रहा था। अब क्या ये लोग जिंदा बचेंगे या स्नाइपर सही में उनकी खोपड़ी उड़ा देगा, और अगर हाँ तो कैसे? और सबसे बड़ा सवाल कि वो लोग इस बूढ़े किसान के घर में करने क्या आए थे। अब वैसे असल में सबकी शुरुआत कुछ दिन पहले मैक्सिको से हुई, जहाँ मिगुएल नाम का एक छोटा लड़का अपनी माँ रोजा के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दोपहर जब रोजा अपने छोटे से घर में खाना बना रही थी तभी अचानक उसे उसके भाई कार्लोस का कॉल आता है। घबराया हुआ कार्लोस उसे बताता है कि एक ताकतवर कार्टेल उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है क्योंकि उसने उनका बहुत सारा कैश चुरा लिया था। अभी पूरी तरह से डरे हुए और मजबूर होकर वो रोजा से मिन्नतें करता है कि वो उन पैसों को ढूंढ निकाले जो उसने रोजा के लिए छुपाए थे। वो कहता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो जल्दी से मैक्सिको छोड़कर चली जाए। हालांकि कॉल कटने के कुछ ही देर बाद कार्टेल वाले कार्लोस को धर दबोचते हैं। उनका बेरहम लीडर मोरिशियो कार्लोस का फोन चेक करता है और रीसेंट कॉन्टैक्ट्स में से रोजा का नाम देख लेता है। उसके लिए ये समझने के लिए बस इतना ही काफी था कि रोजा कुछ ना कुछ जरूर जानती थी, इसलिए बिना किसी रहम या हिचकिचाहट के वो लोग वहीं पर कार्लोस को मौत के घाट उतार देते हैं। दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार एरिजोना में जिम नाम का एक रिटायर्ड मरीन यूएस मैक्सिको बॉर्डर के पास अपनी सूखी जमीन पर काम करते हुए दिन बिता रहा था। वो अपनी प्रॉपर्टी पर पूरी चौकन्नी नजर रखता था और जब भी किसी को बॉर्डर पार करते हुए देखता तो तुरंत बॉर्डर पेट्रोल को अलर्ट कर दिया करता था। एक दिन अपने जानवरों की देखभाल करते वक्त जिम की नजर डेजर्ट में चुपके से घुसने वाले लोगों के एक छोटे से ग्रुप पर पड़ती है, जिसकी रिपोर्ट वो तुरंत आगे दे देता है। अपने अंदर की क्यूरियोसिटी के चलते वो दूर से उनका पीछा करता है। वहाँ खुलासा होता है कि उन्होंने एक आदमी को पीछे छोड़ दिया था जिसकी टांग पूरी तरह से जख्मी थी। बाकी लोग उसे उठाकर नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया था। जिम अपने रेडियो पर उस आदमी की लोकेशन बॉर्डर पेट्रोल को भेज देता है और चुपचाप अपने घर वापस लौट आता है। वो रेडियो पर कहता है कि हैंडसम बोल रहा हूँ, एक मेडिक को भेज दो, एक बंदा पीछे छुटा हुआ मिला है, ओवर। अपने रेंज पर वापस आने के बाद जिम की परेशानियां और बढ़ने लगती हैं। बैंक का एक एजेंट आकर उसे याद दिलाता है कि उसके कर्जे के पेमेंट अभी भी बाकी था क्योंकि उसने पिछले 6 महीने से एक भी किस्त नहीं दी थी। बैंकर उसे चेतावनी देता है कि उसकी जमीन जल्द ही नीलाम कर दी जाएगी। असल में अपनी वाइफ की लंबी बीमारी के इलाज में जिम ने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी थी और वो कर्जे में बुरी तरह डूब चुका था। अब बैंक वाले उसको धमकी देते हैं कि अगर वो पैसे नहीं लाया तो वो उसका घर जब्त कर लेंगे। जिम उनसे थोड़ा और वक्त मांगते हुए समझाता है कि उसे बस वापस अपने पैरों पर खड़ा होने का एक मौका चाहिए। आखिर में बैंक वाले उसे बताता है कि उसके पास पैसे का इंतजाम करने के लिए सिर्फ 90 दिन का वक्त था, वरना वो आकर उसका घर छीन लेंगे। जिम कोशिश करते हुए कहता है कि मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ, मुझे चीजें ठीक करने और वापस ट्रैक पर आने के लिए बस थोड़े से वक्त की जरूरत है। कुछ वक्त बाद जिम अपने लिए काम ढूंढने निकल गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के आदमी ने उसे साफ कह दिया कि उसकी उम्र के हिसाब से वहाँ कोई काम नहीं है। फिर भी वो उससे वादा करता है कि शायद अगले महीने वो उसके लायक कोई और काम ढूंढ देगा। हार ना मानते हुए जिम अपनी बची कुची गायों को बेचने की उम्मीद में एक लोकल कैटल बायर के पास अपनी गाड़ी चलाते हुए पहुंचता है और वहाँ जो कीमत उसे मिलती है वो बहुत ही कम थी, जिससे उसके कर्जे का एक छोटा सा हिस्सा भी मुश्किल से चुकता। सब कुछ बेच देने के बाद भी उसकी परेशानी हल नहीं होने वाली थी। पूरी तरह से थका हुआ और निराश होकर जिम अपना लंबा दिन एक नजदीकी बार में खत्म करता है। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दो ड्रिंक लेने से उसके दिमाग पर पड़ा बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। उस दौरान बारटेंडर उसके थके हुए और परेशान चेहरे को देखकर फिक्र में आ गया। उसने तुरंत जिम की सौतेली बेटी सारा को कॉल किया जो बॉर्डर पेट्रोल में काम करती थी, ताकि उसे बता सके कि जिम के साथ कुछ ठीक नहीं था। सारा जल्दी ही वहाँ पहुंचती है और उसके बगल में बैठ जाती है। वो दोनों कुछ देर तक शांति से बात करते हैं और आखिरकार जिम मान लेता है कि वो कर्जे के बोझ तले बुरी तरह दब चुका था और अब अपना घर खोने की कगार पर खड़ा था। अब जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है वो पीने के लिए एक और ड्रिंक ऑर्डर करता है, लेकिन सारा उसे प्यार से रोक देती है और उसे सुरक्षित उसके रेंज तक वापस छोड़ने के लिए गाड़ी खुद चला कर ले जाती है। इसी बीच रोजा और मिगुएल गांव के रास्ते से लगातार भाग रहे थे। अगले दिन यूएस मैक्सिको बॉर्डर के पास उन्हें एक लंबे स्टील फेंस के बीच एक छोटा सा रास्ता मिला। जैसे ही कार्टेल उनके बिल्कुल करीब आने लगा वो उस रास्ते से चुपके से निकलने की कोशिश करने लगे, जबकि जिम इत्तेफाक से वहीं पास में था और तभी उसकी नजर उस फेंस के बीच से गुजरते हुए माँ बेटे पर पड़ गई। पूरी तरह से डरी हुई और घबराई हुई रोजा उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि वो उनकी रिपोर्ट ना करे। जिम थोड़ा कंफ्यूज था पर चौकन्ना रहते हुए उसने रोजा को बॉर्डर पेट्रोल से मदद मांगने को कहा और उनकी लोकेशन बताने के लिए अपने फोन से कॉल मिलाने लगा। पर तभी मोरिशियो की लीड में कई हथियारबंद गुंडे वहां आकर खड़े हो गए और जिम को धमकाते हुए उन दोनों को हवाले करने की मांग करने लगे। खतरे को भांपते हुए जिम ने तुरंत उन दोनों की जान बचाने का फैसला कर लिया। देखते ही देखते वहां अंधाधुंध गोलियां चलने लगी और जिम बड़ी फुर्ती से अपना निशाना लगाते हुए उन हमलावरों में से एक को गोली मारकर गिरा देता है। फिर वो रोजा और मिगुएल को अपने ट्रक में बिठाकर वहां से तेजी से निकल गया, जबकि मोरिशियो और उसके आदमी डेजर्ट में उनका पीछा करने लगे। इस खतरनाक चेस के दौरान मोरिशियो किसी तरह जिम के ट्रक पर चढ़ने में कामयाब हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रक को कंट्रोल कर पाता जिम ने पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे धकेल दिया। जब मोरिशियो को इस बात का पता चला कि जिम ने जिस आदमी को गोली मारी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भाई था, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब ये मिशन सिर्फ चुराए हुए पैसे वापस पाने का नहीं रह गया था, बल्कि दुश्मनी अब बिल्कुल पर्सनल बन चुकी थी। अब मोरिशियो का मकसद सिर्फ मिगुएल को ढूंढना नहीं था बल्कि अपने भाई की मौत का बेरहम बदला लेना भी था। वहां से भागते वक्त जिम ने ध्यान दिया कि फायरिंग के दौरान एक गोली रोजा को लग चुकी थी। वो पूरी तरह से जख्मी थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी और आवाज पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी थी। अपनी बची कुछ आखिरी ताकत को इकट्ठा करते हुए वो जिम को एक मुड़ी हुई छोटी सी पर्ची और शिकागो का एड्रेस थमा देती है और बताती है कि ये एड्रेस उसके रिश्तेदारों का था। वो जिम के आगे रोते हुए मिन्नत करती है कि वो मिगुएल को वहां तक पहुंचा दे। साथ ही वो उसे चेतावनी भी देती है कि अगर कार्टेल ने उस बच्चे को ढूंढ लिया तो वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। इतना बोलकर बस कुछ ही पलों बाद उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इसके कुछ वक्त बाद पुलिस और पैरामेडिक्स की टीम घटना वाली जगह पर पहुंच गई। सारा, जिसे पूरी घटना के बारे में पता चल चुका था, उसने जिम को बताया कि मिगुएल आज रात स्टेशन में ही रुकेगा और अगले दिन उसे फोस्टर केयर भेज दिया जाएगा। अगली सुबह बॉर्डर चेक पॉइंट के पास खड़े अपने ट्रक में जिम की आंख खुलती है, जहां उसका कुत्ता जैक्सन उसके बगल में सोया हुआ था। तभी उसकी नजर वहां पास खड़ी एक जानी पहचानी गाड़ी पर पड़ती है। ये वही गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल कार्टेल वालों ने पिछले दिन उसका पीछा करने में किया था। अपने ट्रक के अंदर जिम को एक बैग मिलता है जो रोजा अपने पीछे छोड़ गई थी और जब उसने उसे खोलकर देखा तो वो पैसों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही वो उस खून से सने हुए कपड़े को देखता है तो रोजा की आखिरी सांसें और उसकी मौत के दर्दनाक पल उसके दिमाग में तेजी से घूमने लगते
लगते हैं। अब वो पैसा उसके लिए अपनी परेशानियों से बचने का रास्ता नहीं रह गया था, बल्कि ये रोजा की आखिरी ख्वाहिश और एक ऐसी जिम्मेदारी बन चुका था जिसे वो किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं कर सकता था। रोजा की आखिरी मिन्नत को याद करते हुए वो बड़बड़ाने लगता है और अपने ट्रक के इंजन स्टार्ट करके मिगुएल को वापस ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जिम जल्दबाजी में मिगुएल का हालचाल लेने के लिए बॉर्डर स्टेशन पहुंचा। वहां पहुंचते ही एक ऑफिसर उसे बताता है कि मिगुएल को मैक्सिको में उसके बचे हुए रिश्तेदारों के हवाले किया जाने वाला था, लेकिन जिम को अंदर से कुछ गड़बड़ लगी। खिड़की से बाहर देखते ही जिम उन बाहर खड़े आदमियों को तुरंत पहचान गया। खुद को शांत रखते हुए वो ऑफिसर से मिगुएल के साथ अकेले में बात करने के लिए कुछ मिनट का वक्त मांगता है, जिस पर ऑफिसर भी मान गया और उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। कमरे में घुसते ही जिम ने बिना वक्त गवाए तेजी से अपना काम शुरू किया। वो चुपचाप मिगुएल को हॉलवे से होते हुए एक साइड डोर से बाहर निकाल ले गया ताकि किसी की भी नजर उस पर ना पड़े, और एक बार फिर वो दोनों बाहर की रोशनी में कहीं गायब हो गए। दूसरी तरफ पार्किंग लॉट में मॉरिशियो बिल्कुल शांति से खड़ा था और अपनी आंखों के सामने जिम के ट्रक को उस बच्चे के साथ दूर जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे के भाव गुस्से से पूरी तरह सख्त हो चुके थे और उसी पल उसने अपना आखिरी फैसला कर लिया कि वो अमेरिका का बॉर्डर पार करेगा और उन्हें ढूंढ निकाल के उन दोनों को मौत के घाट उतार देगा। इधर वापस एरिजोना आकर जिम कुछ देर के लिए अपने रेंच पर रुकता है। वो अपने कुछ कपड़े, हथियार और बचे हुए थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करता है और निकलने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी के पास वापस लौटा तो उसे पता चला कि मिगुएल वहां से भाग चुका था। इसी बीच मॉरिशियो और उसके आदमी गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखने वाला बॉर्डर ऑफिसर थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि वो तुरंत पहचान गया था कि ये लोग खतरनाक कार्टेल के गुंडे थे। अपनी जान के डर से वो ऑफिसर बिना किसी विरोध के उन्हें आगे जाने देता है। हालांकि जिम को मिगुएल रेंच से थोड़ी दूर मिल गया। वो उसे सख्त चेतावनी देता है कि अगर उन आदमियों ने उसे पकड़ लिया तो वो लोग उसे बेरहमी से मार डालेंगे। ये बात मिगुएल के समझ आ गई और फिर वो दोनों एक साथ शिकागो की तरफ निकल पड़ते हैं। गाड़ी चलाते वक्त जिम मिगुएल को बताता है कि वो उसे शिकागो ले जा रहा है, पर वो लड़का बिल्कुल शांत बैठा रहा। जिम को लगा कि शायद मिगुएल को उसकी भाषा समझ नहीं आती, पर तभी अमेरिका में घुसने के बाद मॉरिशियो सीधा जिम के रेंच पर गाड़ी चलाते हुए पहुंच गया। वो घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और तब तक हर एक कमरे की तलाशी लेता है जब तक कि उसे कुछ क्रेडिट कार्ड की रसीदें और एक पुराना मरीन कॉर्प्स का बैज नहीं मिल जाता। इस चीज के मिलते ही उसके सामने सब कुछ खुल गया। जिम को आम इंसान नहीं बल्कि एक ट्रेंड मरीन था जो अब उसे एक और भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन बनाता था। मॉरिशियो उस बैज को अपनी जेब में रखता है और अपने आदमियों को घर जलाने का हुक्म दे देता है। इसके कुछ ही पलों बाद वो पूरी प्रॉपर्टी आग की लपटों में जलकर राख हो गई। वहीं रास्ते में जिम गाड़ी में तेल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और शिकागो का रास्ता ढूंढने के लिए एक पेपर मैप खरीदता है। दूसरी तरफ उन क्रेडिट कार्ड की रसीदों का इस्तेमाल करते हुए मॉरिशियो उन कार्टेल मेंबर से कांटेक्ट करना शुरू करता है जो पहले से ही अमेरिका के अंदर काम कर रहे थे। कुछ वक्त बाद जिम सारा को कॉल करता है जहां उसे पता चलता है कि कार्टेल वालों ने उसका पूरा रेंज तबाह कर दिया था। गुस्से में आकर जिम गाड़ी में जोर जोर से बहस करने लगा। तभी अचानक मिगुएल धीमी आवाज में इंग्लिश में जवाब देता है। इससे जिम पूरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि वो लड़का शुरू से उसकी हर बात समझ रहा था। मिगुएल गुस्से में मानता है कि वो उनके साथ वहां नहीं रहना चाहता। तब जिम उसे समझाता है कि वो वही कर रहा है जो उसके लिए सबसे सही है और बताता है कि वो लोग उसके परिवार के पास शिकागो जा रहे हैं। हालांकि गैस स्टेशन पर जिम ने जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी उससे उसकी लोकेशन का खुलासा हो गया। कुछ ही मिनटों में मॉरिशियो को इसका अलर्ट मिल जाता है और वो अपने आदमियों के साथ तेजी से वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर मॉरिशियो बड़े आराम से अंदर जाता है और कैशियर से जिम के बारे में सवाल जवाब करने लगता है। जब वो औरत उसकी मदद करने से मना कर देती है और कहती है कि वो कुछ नहीं जानती तो बिना किसी हिचकिचाहट के मॉरिशियो अपनी बंदूक निकालता है और वहां से निकलने से पहले उस औरत को गोली मार देता है। फिर गैस स्टेशन की सिक्योरिटी फुटेज देखने के बाद मॉरिशियो को पता चला कि जिम ईस्ट की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ कुछ दूर जाने के बाद जिम का ट्रक खराब हो गया और वो उसे एक नजदीकी गैरेज में ले गया और मैकेनिक माफी मांगते हुए कहता है कि उनकी दुकान आज के लिए बंद हो चुकी है। अब उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी, इसलिए जिम मिगुएल को पास के ही एक छोटे से डाइनर में ले जाता है और वहां पहली बार वो दोनों खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं। तब वो दोनों ठीक से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और जिम उससे पूछता है कि आके वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे। मिगुएल दुख भरी आवाज में बताता है कि उसके मामा ने कार्टेल वालों के साथ कोई बहुत बड़ा लफड़ा कर दिया था और अब उन्हीं की वजह से उनका शिकार किया जा रहा था। और जब जिम उसके पिता के बारे में पूछता है तो मिगुएल धीरे से जवाब देता है कि उसके पैदा होने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। ये जानकर जिम को काफी बुरा लगा और उस रात वो दोनों मजबूरी में जिम के ट्रक के अंदर ही सो गए। अगली सुबह जब जिम की आंख खुली तब उसने देखा कि मिगुएल और जैक्सन दोनों गायब थे। एक पल के लिए उसके अंदर डर बैठ गया, पर तभी वो उन दोनों को वापस आते हुए देखता है। मिगुएल पास की दुकान से उनके लिए खाने का कुछ सामान खरीद लाया था। राहत की सांस लेते हुए जिम अपना ट्रक ठीक करवाता है और वो अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। अब क्योंकि जिम ने कार रिपेयर के लिए अपना कार्ड यूज किया था तो मॉरिशियो और उसके गुंडों को एक बार फिर उसकी करंट लोकेशन का अलर्ट मिल गया। वो लोग तुरंत उसी दिशा में निकल पड़े जिधर जिम था। इधर रास्ते में जिम और मिगुएल एक दूसरे के थोड़ा और करीब आने लगते हैं। जिम अपने बचपन के उस सफर के बारे में बताता है जब वो शिकागो गया था, लेकिन उनका ये शांति भरा पल तब टूट जाता है जब उनके पीछे एक पुलिस की गाड़ी अपनी लाइट चमकाते हुए आती है और उन्हें गाड़ी साइड में लगाने का इशारा करती है। पुलिस ऑफिसर उनके पास आकर जिम से उसकी आईडी मांगता है। जिम बिल्कुल शांत रहते हुए उसे बताता है कि उसके पास एक लीगली रजिस्टर्ड बंदूक है और वो इसको साबित करने के लिए पेपर्स भी दिखा सकता था। हालांकि ऑफिसर का रवैया थोड़ा शक भरा लग रहा था। वो उसकी बंदूक अपने कब्जे में ले लेता है और कहता है कि उसे गाड़ी में बैठे उस बच्चे से भी कुछ सवाल जवाब करने हैं। तब जिम अंदर से थोड़ा परेशान जरूर था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेता है और ऑफिसर के पीछे पीछे उसकी पेट्रोल कार की तरफ जाने लगता है। तब अंदर बैठने के बाद जिम नोटिस करता है कि वो ऑफिसर धीमी आवाज में अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। इस पॉइंट पर ये पूरी तरह साफ हो गया था कि ये कोई आम ट्रैफिक स्टॉप नहीं था। जिम तुरंत समझ जाता है कि वो आदमी जानबूझकर वक्त बर्बाद कर रहा था और शायद कार्टेल वालों को उसकी लोकेशन भेज रहा था। वो सीधे उस ऑफिसर से पूछता है कि उसने अपनी वर्दी से गद्दारी करने के कितने पैसे लिए हैं। ये सुनकर जैसे ऑफिसर गुस्से में अपनी बंदूक निकालता है, जैक्सन उस पर छलांग लगा देता है और जिम उस पर पलटवार करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के एक जोर का मुक्का मारकर उस ऑफिसर को बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो तेजी से भागकर वापस अपने ट्रक में बैठ गया और कार्टेल के वहां पहुंचने से पहले ही वहां से गाड़ी लेकर भाग निकला। कुछ देर बाद मॉरिशियो और उसके आदमी उस जगह पर पहुंच गए। वहां उन्हें वो पुलिस ऑफिसर बेहोशी की हालत में मिला। मॉरिशियो गुस्से में उसे पूछता है कि जिम कहां गया, पर वो ऑफिसर कोई जवाब नहीं दे पाया। झुंझलाते हुए मॉरिशियो ने अपनी बंदूक निकाली और बेरहमी से उसे वहीं गोली मार दी। जिसके बाद वहां आसपास तलाशी लेते वक्त उसे जिम का रोड मैप मिल गया जिसे उसने तुरंत अपने साथ रख लिया। अब जिम और मिगुएल थोड़ी ही दूर से इस पूरे मंजर को चुपचाप देख रहे थे। जिसके बाद जिम एक गन शॉप पर रुका और उसने एक शॉटगन खरीदी। तब उसने सारा को कॉल लगाया और उसे पता चला कि जिस आदमी को उसने गोली मारी थी वो असल में मॉरिशियो का सगा भाई था। तब सारा उस पर जोर डालती है
है कि वो उस बच्चे को वापस ले आए। तब जिम ने भी शुरू में बेमन से इस बात पर हाँ कर दी। रात होने पर आराम करने के लिए वो और मिगेल एक छोटे से मोटेल में रुके। उस शाम वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। मिगेल ने बताया कि शिकागो पहुंचकर वो सबसे पहले एक हॉट डॉग खाना चाहता था। इस पर जिम मान गया और दोनों सो गए। खैर कुछ घंटों बाद जिम की आंख खुलने पर वो जैक्सन को हवा खिलाने के लिए बाहर ले गया, पर जैसे ही उसने ठंडी रात में बाहर कदम रखा, उसकी नजर वहां घूम रहे मॉरिशियो और उसके आदमियों पर पड़ गई, जिन्हें देखकर जिम तेजी से वापस कमरे में आ गया। चुपचाप मिगेल को जगाया और दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए पुलिस को एक झूठी रोबरी की कॉल कर दी। फिर वो बच्चे को खिड़की से बाहर निकालने में मदद करता है और दोनों अंधेरे में छुपते हुए पास की झाड़ियों में घुस गए। कुछ ही पलों बाद कार्टेल के गुंडे उस मोटेल का रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और उन्हें वो कमरा खाली मिला। गुस्से से आग बबूला होकर मॉरिशियो रात के अंधेरे में चिल्लाता है और जिम को ढूंढ निकालने की कसम खाता है। इसी बीच जिम मिगेल को ट्रक में इंतजार करने को कहता है और खुद जैक्सन को लेने वापस लौट गया। लेकिन जब तक वो वापस पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक्सन जो हमेशा की तरह वफादार था, वो अपने मालिक को बचाने के लिए मॉरिशियो के सामने भौंकते हुए डट कर खड़ा हो गया था, पर मॉरिशियो बिना कोई रहम खाए अपनी बंदूक उठाता है और उसे गोली मार देता है। रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज बुरी तरह गूंज उठी। इसके अगली सुबह जिम और मिगेल ने उस मोटेल के पास एक शांत जगह पर उस कुत्ते को दफना दिया और उस जगह पर निशानी के तौर पर कुछ पत्थर रख दिए। कुछ देर बाद मिगेल ने कार में रखे पैसों को देख लिया और गुस्से में जिम पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ उन पैसों के लालच में उसकी मदद कर रहा था। इस बात से जिम ने इनकार किया, पर मिगेल गुस्से में वहां से निकल गया। हालांकि थोड़ी देर बाद वो लड़का वापस लौट आया और अपना सफर आगे बढ़ने से पहले उन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली। थोड़ी दूर आगे चलकर वो एक छोटे से चर्च के पास रुके, जहां मिगेल तो अल्टर के पास घुटनों के बल बैठ गया और अपनी मां के लिए धीमी आवाज में प्रार्थना करने लगा, जबकि जिम उसके पीछे शांति से खड़ा था। जब प्राइस वहां आकर प्यार से पूछता है कि क्या मिगेल उसका पोता है, तो जिम नरमी से इनकार करते हुए बताता है कि उसने बच्चे की मां से वादा किया था कि वो उसे महफूज रखेगा। आगे बाद में जिम ने सारा को कॉल करके सारी हालत बताई। सारा उसके आगे हाथ जोड़ती है कि वो मिगेल को पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि अब हालात हाथ से बाहर निकल रहे थे। पर बदकिस्मती से जिम ने साफ मना कर दिया। उसने रोजा से वादा किया था वो हर हाल में उसे निभाना चाहता था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े। उसने सारा को समझाया कि वो बच्चे को सुरक्षित उसके रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए शिकागो जा रहा है। जैसे जैसे जिम और मिगेल शिकागो की तरफ बढ़ रहे थे, मॉरिशियो और उसके आदमी उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए हर एक छोटी बड़ी चीज छान मार रहे थे और आखिरकार उन्हें जिम का जो मैप मिला था, उस मैप पर शिकागो के आसपास एक लाल घेरा बना हुआ था, जिससे उनकी मंजिल का बड़ा खुलासा हो गया। मॉरिशियो ने तुरंत शहर में पहले से मौजूद कार्टेल मेंबर से कांटेक्ट किया। उन्होंने हुक्म दिया कि जैसे ही जिम और वो बच्चा वहां पहुंचे, वो लोग पूरी तरह हमले के लिए तैयार रहे। खैर कुछ वक्त बाद मिगेल ने जिम को अपनी राइफल के साथ निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हुए देखा। अपनी क्यूरियोसिटी के चलते वो भी उसके पास चला गया और जिम उसे सही से निशाना लगाना, गोली चलाना और हथियार को खोलकर वापस जोड़ना सिखाने लगा। मिगेल ने उसे बताया कि बड़े होकर वो उन आदमियों को जान से मार देगा जिन्होंने उसकी मां को मारा था। ये सुनकर जिम उसे सख्ती से कहता है और समझाता है कि किसी की जान लेने में कोई महान काम या शान नहीं होती। वो उसे याद दिलाता है कि उसकी मां ने अपनी जान इसलिए कुर्बान की थी ताकि उसे एक बेहतर जिंदगी मिल सके। अब रात होने पर जिम और मिगेल ने एक पुराने ओवरपास के नीचे शरण ली। ठंड से बचने के लिए उन्होंने एक छोटी सी आग जलाई और उसमें कार्टेल के पैसों की गड्डियां डालकर उसे भड़काया। उनके लिए अब उन पैसों की कोई कीमत नहीं रह गई थी, बल्कि जिंदा रहना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। अगली सुबह तक वो दोनों आखिरकार शिकागो के बाहरी हिस्से में पहुंच गए। हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त जिम की नजर ऊपर ओवरपास पर खड़े दो शक्की आदमियों पर पड़ गई, जो उन्हीं पर नजर रखे हुए थे। जिम ने तुरंत उस खतरे को भांप लिया और मिगेल को बचाने के लिए उसने मेन रोड से गाड़ी मोड़कर गांव के रास्ते पर निकाल ली, ताकि वो उन दुश्मनों को शहर से दूर ले जा सके। तब कार्टेल की गाड़ियां तेजी से उनके करीब आने लगी और एक गाड़ी उनके बिल्कुल बराबर में आकर खड़ी हो गई। तब जिम ने बड़ी फुर्ती से गाड़ी घुमाई, जिससे दूसरी गाड़ी सीधा पेड़ों से टकराकर चकनाचूर हो गई। पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसके ट्रक का रेडिएटर जवाब दे रहा है। वो गाड़ी तब तक चलाता रहा जब तक वो एक सुनसान और खुले मैदान तक नहीं पहुंच गए और वहां आकर उसने गाड़ी रोक दी। फिर अपने पुराने मिलिट्री एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करते हुए जिम ने अपनी राइफल के साथ एक मजबूत पोजीशन ली, अपनी सांसें रोकी और मौत का निशाना लगाते हुए गोली चला दी। उसकी गोली सीधा मॉरिशियो की कार चला रहे आदमी को लगी, जिससे गाड़ी हवा में उछलकर बुरी तरह पलटते हुए बर्बाद हो गई। उस टूटे हुए मलबे में सिर्फ मॉरिशियो और उसके दो आदमी रेंगते हुए बाहर निकल पाए और उनमें से एक आदमी ने तुरंत जिम की दिशा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जिम ने तुरंत मिगेल को पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां पास के एक सुनसान फार्म हाउस की तरफ भागने लगा। वो दोनों चुपके से एक धूल भरे पुराने शेड के अंदर घुस गए, जहां जिम ने एक टूटी हुई खिड़की के पास अपनी पोजीशन ले ली। उसने मिगेल को पहले ही समझा दिया था कि अगर उसे कुछ भी होता है तो वो वहां से निकलकर जितनी दूर और जितनी तेज भाग सकता था भाग जाए। फिलहाल अब जिम की नजर उनकी तरफ आते हुए कार्टेल के एक आदमी पर पड़ी। उसने एक बार फिर अपनी राइफल पर अपनी पकड़ मजबूत की, निशाना बांधा और ट्रिगर दबाते ही उस आदमी को वहीं ढेर कर दिया और अब सिर्फ दो दुश्मन बाकी बचे थे। बड़ी फुर्ती से काम लेते हुए जिम ने मिगेल को अंदर ही रुकने और हवा में गोली चलाने को कहा, ताकि दुश्मनों का ध्यान भटकाया जा सके। फिर जैसे ही मैदान में गोली चलने की आवाज गूंजी, जिम चुपचाप उस बिल्डिंग के दूसरे हिस्से की तरफ निकल गया। ये तरीका पूरी तरह काम कर गया और जैसे ही दूसरा आदमी खुले में बाहर निकला, जिम ने अपनी राइफल से एक सटीक निशाना लगाया और उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। और अब आखिरी दुश्मन उनका लीडर मॉरिशियो ही बचा था। कुछ ही पलों बाद मॉरिशियो दरवाजा तोड़कर उस शेड के अंदर घुसाया और उसने मिगेल को दबोचकर उसके सर पर बंदूक रख दी। उसने जिम को अपने हथियार डाल देने का हुक्म दिया, जिस पर मॉरिशियो पर अपनी निगाहें गाड़े हुए जिम ने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रख दी। तभी मॉरिशियो ने वो बंदूक मिगेल के कांपते हुए हाथों में थमा दी और उसे ट्रिगर दबाने पर मजबूर करने लगा। वो चिल्लाकर कहता है कि आज वो उन्हीं की तरह एक सिपाही बनेगा और अपने पहले शिकार की जान लेगा। लेकिन मिगेल को याद था कि जिम ने उसे बंदूक खोलना कैसे सिखाया था। उसने बड़ी चालाकी से बिना मॉरिशियो की नजर में आए बंदूक की गोलियां बाहर निकाल दी। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, बंदूक से सिर्फ एक खाली क्लिक की आवाज आई। ये समझते ही कि क्या हुआ था, मॉरिशियो ने जल्दी से बंदूक को वापस जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस एक पल की चूक ने जिम को हमला करने का पूरा मौका दे दिया। जिम तेजी से आगे झपटा और उसने मॉरिशियो पे हमला कर दिया। वो दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगे, मुक्के बरसाते हुए और फर्श पर बुरी तरह से गुत्थम गुत्था होते हुए आपस में भिड़ गए। इस भयंकर लड़ाई के बीच मिगेल ने बंदूक उठा ली और मॉरिशियो पर निशाना तान दिया। तब मॉरिशियो ने अपनी जान की कोई भीख नहीं मांगी, बल्कि उसने बच्चे को गोली चलाने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। जिम ने देखा कि मिगेल की आंखों में गुस्सा और दर्द बुरी तरह भर चुका था। वो तुरंत आगे आया और उसने मिगेल को समझाया कि वो इस आदमी की बातों में ना आए और उसे जिंदगी भर किसी की मौत का बोझ अपने दिमाग पर रखने की जरूरत नहीं थी। जिम ने उस बच्चे के हाथ से बंदूक ले ली और एक गोली चला दी, जो सीधा मॉरिशियो के पेट में जा लगी। उसके बाद उसने मिगेल को बाहर जाने का इशारा किया, जिसके बाद जैसे ही जिम ने अपना हथियार वापस उठाया, खून से लथपथ और कमजोर पड़ चुके मॉरिशियो ने अपनी जेब से कुछ निकाला। ये वही मरीन बैच था जो उसने जिम
के घर से चुराया था। जिम ने उसे वापस अपने कब्जे में ले लिया और मॉरिशियो को अपना आखिरी फैसला चुनने का मौका दिया। उसने उसके सामने दो रास्ते रखे, या तो वो जिम के हाथों मारा जाए या अपनी जान खुद ले ले। पर अब तक मॉरिशियो ने अपना आखिरी फैसला ले लिया था और उसने बंदूक का रुख अपनी तरफ ही कर लिया। अगले ही पल उस शांत गांव में एक आखिरी गोली चलने की आवाज पूरी तरह गूंज उठी, जिसके बाद खतरा पूरी तरह टल चुका था। इसलिए जिम और मिगुएल ने अपना सफर वापस शुरू किया और कुछ ही देर में वो लोग उस एड्रेस पर पहुंच गए जो रोजा ने अपनी पर्ची पर लिखा था। मिगुएल ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलते ही उसके सामने उसकी मासी और दादी खड़ी थी। इससे पहले कि वो बच्चा पीछे मुड़कर जिम को अलविदा कह पाता, जिम वहां से चुपचाप गायब हो चुका था। अपने जख्मी हिस्से को दबाए जिम एक बस में सवार हो गया। उसने खिड़की के पास एक सीट ली, एक गहरी सांस छोड़ी और शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। वो भयंकर लड़ाई, वो किया हुआ वादा और पीछे छूटा हुआ वो लंबा सफर अब धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा था। जैसे ही बस आगे बढ़ी, जिम उस शांति के साथ वहां से निकल गया। उसका आखिरी मिशन अब पूरी तरह कामयाब हो चुका था।